1945 5 दिसंबर दोपहर की 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना, ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं था। ये अपना रेगुलर ट्रेनिंग मिशन को कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में मौजूद थे 14 क्रू मेंबर, जिनको लीड किया जाता है एक स्पेशल फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंट पायलट थे। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और वेदर भी काफी क्लियर था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे के बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपास में कुछ प्रॉब्लम आ गया। इनका कंपास काम करना बंद कर दिया। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं और बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं है इनका पोजीशन एक्चुअल में कहाँ है। ये बाकी प्लेन्स का पायलट्स को पूछते हैं, लेकिन बाकी प्लेन्स का भी सेम हालत था। बाकी प्लेन्स का इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शनिंग करने लग रहा था। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद बहुत ही सारा कन्फ्यूजन सा मैसेज आने लगता है रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। शाम के 4:56। टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअल में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है, इसलिए उनको ईस्ट के दिशा में फ्लाई करना पड़ेगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसीलिए वो बाकी प्लेन्स के पायलट्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट के दिशा में फ्लाई किया जाए। लेकिन प्लेन्स में कुछ क्रू मौजूद होते हैं जिन्हें लगता है कि वो अभी एक्चुअल में ईस्ट के दिशा में है और उनको वापस फ्लोरिडा जाने के लिए वेस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना पड़ेगा। इस ऑर्डर के 1 मिनट के बाद उनमें से एक प्लेन से रेडियो ट्रांसमिशन सुनने मिलता है, Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को ये शौक है कि उनको वेस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना पड़ेगा वापस घर जाने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और चारों तरफ से अंधेरा घेर जाता है। इस वक्त माना जाता है ये प्लेन्स एक्चुअल में 370 किलोमीटर दूर ईस्ट के और थे फ्लोरिडा से। शाम के 7:04 PM पर टेलर के तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और आज के दिन तक हम इन प्लेन्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था और ये कहाँ पर है। फ्लाइट 19 का गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेकअप करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन होता है फ्लाइट 19 को ढूंढना, लेकिन कोई भी फायदा नहीं, ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब ये सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट का 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई भी फायदा नहीं, ना तो कोई बॉडी मिलता है किसी इंसान का और ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन गायब हुए थे उस एरिया को आज के दिन हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल, जिसका सेकंड नेम है द डेविल्स ट्रायंगल, एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरमूडा देश तक एक प्रकार से ट्रायंगल सा बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है जहाँ पर ये ट्रायंगल लाया करता है। बरमूडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से भी ज़्यादा प्लेन्स और विमान गए और गायब हो गए, जिनका कुछ अता पता नहीं मिला। इस ट्रायंगल के पीछे बहुत सारे मिस्टीरियस छुपा है जिनके बारे में आज के साइंटिस्ट को भी पता नहीं है। इस ट्रायंगल के रिलेटेड बहुत सारे थियोरीज है। कहीं का तो ये मानना है कि यह जो एरिया है ये एलियंस का एरिया है, यानी कि कुछ समय में यहाँ यूएफओ को मार्क किया गया था। यानी कि कुछ साइंटिस्ट का यह दावा है कि यहाँ से एलियन हमारे पृथ्वी से कनेक्ट होते हैं। एक बार यहाँ देखा गया था कि यूएफओ इस ट्रायंगल के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और वो अचानक से इस आइलैंड के पानी में कहाँ गायब हो गया। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये एलियंस का एरिया है। और कोई तो ये भी मानता है कि ये मॉन्स्टर का एरिया है, यानी कि यहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नए दुनिया की खोज में निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि इस एरिया में गुजरने के वक्त में उनका कंपास काम करना बंद कर दिया था। और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान से और देखा, उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो कि एक आग की गोला जैसा दिख रहा था।
और वो आग की गोला इन्हें आसमान में देखा, नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री। कुछ और घटनाएं के ऊपर बात करें तो एक बहुत ही बड़ा भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप जो उन्होंने बनाया था। अमेरिका की नेवी के लिए यह एक बहुत ही बड़ा एसेट था, स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में जॉइन करना शुरू किया था। ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स पे। वाशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहाँ से ये जहाज रवाना हुआ ब्राज़ील के ओर। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता तैर करने के लिए करीब 9 दिन का समय लगना था और ये जहाज सही सलामत से रवाना हुआ और मौसम भी काफी क्लियर था। शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त वेदर फेयर ऑल वेल, लेकिन ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते से निकला, लेकिन कुछ समय के बाद इसका कोई भी अता पता नहीं मिला। ये अचानक से कहाँ गायब हो गया। इसने सबको चौंका के रख दिया। यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप ऐसे अचानक से कैसे गायब हो सकता है। अब अगर ये घटना सुनने के बाद आपको मिस्टीरियस लगता है तो इससे भी और भी ज़्यादा खौफनाक और भयानक मिस्ट्री है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन के नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस वक्त में बहुत सारे जहाज ये सफ़र करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में यह अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर में कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कोई क्रू ही नहीं था इसके ऊपर और कोई भी लोग नहीं थे। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं जाके देखता हूँ उस जहाज में क्या हुआ है। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, कुछ रेस्पॉन्स आ जाए, कुछ निशान दिख जाए, लेकिन कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया 2 दिन तक उस जहाज से। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा। इस नए जहाज में बहुत सारा सामान रखा गया था, सारी चीज़ें जहाँ होनी चाहिए थी वहीं पर ही थी। कैप्टन को फास्ट लगा कि इस जहाज में पायरेट्स का हमला हुआ है, तो ये चीज़ तो ये जहाज के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये जहाज में जितने भी सारे वैल्यूएबल चीज़ थे सब कुछ सही सलामत थे। और इसी रीजन से एलन ऑस्टिन के कैप्टन डिसाइड करते हैं कि मैं मेरा कुछ क्रू मेंबर उस जहाज में भेज देता हूँ और हम 2 जहाज को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले 2 दिन तक 2 जहाज साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है। फिर दोनों जहाज का रास्ता अलग अलग हो जाता है, गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन वो अनजान जहाज को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपना स्पाई ग्लास से दिखाई पड़ता है वो अनजान जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि फिर से उस जहाज में कोई भी आदमी का नामो निशान नहीं है। वो जो अपने कुछ क्रू मेंबर उस जहाज में भेजे थे उनका भी कुछ अता पता नहीं था। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ अता पता नहीं, लेकिन जहाज जैसे का वैसे ही सही सलामत था। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन फिर से वही अनजान जहाज को अपने साथ में लेने के लिए कोशिश किए थे। वो फिर से कुछ अपना क्रू मेंबर्स को उस जहाज में भेजे थे, लेकिन फिर से 2-3 दिन के बाद जब एक नया तूफान आया फिर से वही कहानी दोबारा हुई। यह अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नया क्रू मेंबर्स को भेजा जाता है वो सब गायब हो जाते हैं। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस आता है तो इसका कहानी सुन के इसका ऑनर बहुत ही घबरा जाता है और वो इस एलन ऑस्टिन जहाज को भेज देता है एक जर्मन कंपनी को, और वो जर्मन कंपनी इसका नाम चेंज करके एलन ऑस्टिन से मेटा रख देता है ना कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये सारे घटना मोस्ट प्रोबेबली एक कहानी ही है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है इनको ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल के घटनाएं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर बहुत सारे थियोरीज भी बनाया गया है। कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये एलियंस का एरिया है, यानी एलियन यहाँ के सब जहाज और विमान को भगा के ले जाते हैं, और कोई कहता है कि यह समुद्री मॉन्स्टर रहता है, और कोई ये भी कहता है कि इस एरिया का समुद्री ऐसा है जहाँ पर सारे विमान और जहाज गिर जाते हैं। इन थ्योरीज तो बहुत ही अजीब व गरीब है, लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो कि साइंटिफिक है। फास्ट एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है इस एरिया के बारे में कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया है ये बहुत ही शैलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शे पे देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो बहामास है और कैरिबियन आइलैंड्स है, इसके आसपास कितने टर्कोइज कलर का आपको दिखने लगेगा। बहुत ही लंबे एरिया में फैला हुआ ये समुद्र का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी का गहरा ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हो जो गहरा समुद्र है इसके आसपास वो डार्क ब्लू कलर का है, और ये एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है सैटेलाइट से। इसकी वजह से कहा जाता है पुराने टाइम में जब यहाँ जहाज आते थे
तो वो यहाँ आके अटक जाते थे इस शालो वाटर के वजह से। हिडन सॉल्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं समंदर के अंदर जहाँ पर मिट्टी थोड़ा उभर कर ऊपर आ रहा होता है, और वो भी इस एरिया में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो वो बाहर से दिखते नहीं थे, लेकिन जहाज जब चल के जाते थे उनके पास वो बिल्कुल ही जाके अटक जाते थे। दूसरी खास बात, इस एरिया का हरिकेन का मात्रा वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। अगर आप देखो कि दुनिया में कौन से देशों में सबसे ज़्यादा हरिकेन देखने के लिए मिलता है, तो नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड पे है यूएसए और थर्ड पे है क्यूबा, जो कि क्यूबा इस एरिया में लाई करता है। और यूएसए में सबसे ज़्यादा हरिकेन कौन से स्टेट में आता है, वो है फ्लोरिडा, जो कि इसी एरिया में ही है। तो हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। तीसरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसा एरिया है समंदर के अंदर जहां पर बड़ी फील्ड्स पाए जाते हैं मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन्स का बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज़्यादा, तो पानी का डेंसिटी कम हो जाता है, और जो बॉयंसी होती है एक जहाज की, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। ये हाइपोथाइज किया गया है अगर मीथेन की इरप्शंस होती है पानी के अंदर, मॉड वोल्केनोज भी उन्हें कहा जाता है। अगर पानी के अंदर ये वोल्केनोज फटते हैं तो मीथेन बाहर आते हैं उनसे। अगर अचानक से ये कोई शिप के नीचे हुआ तो वो शिप अचानक से ही डूब जाएगा बिना किसी वार्निंग के। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आज भी जितने भी सारे डिसअपीयरेंस हुए हैं बर्मुडा ट्रायंगल में, लेकिन कोई भी ऐसा डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, यानी कि कोई भी ऐसा घटना नहीं घटा है जो कि मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से हुई है। चौथा एक्सप्लेनेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, ताकि साइंटिस्ट को ये लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में आज तक जितने भी सारे इंसिडेंट हुआ है वो सब इसी रीजन के वजह से ही हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एक अमेरिकन के साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बर्मुडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने के लिए मिला कि शायद आज से पहले किसी ने भी वो नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो कि ना ही सर्कल है और ना ही स्क्वायर, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे है, और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का ये मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि ये क्लाउड्स एयर बॉम्ब क्लाउड्स है। यानी जब ये अजीब किस्म का बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा की झोंके चलते हैं, जिनका स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। हवा की इन झोंकों का स्पीड इतने तेज होता है कि ना ही इनमें कोई एरोप्लेन आसान से उड़ सकता है, और इसके वजह से समुद्र में जो लहरें उड़ती है उन लहर में ना ही कोई बड़ी सी बड़ी जहाज तैर सकता है। ये सब देखने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि दुनिया में इतने सारे समंदर है, लेकिन क्यों पर्टिकुलर सिर्फ वही बर्मुडा ट्रायंगल पर ही ये सब सारे चीज़ हो रहा है। यानी कि सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल पर ही क्यों वो घने बादल देखने के लिए मिलता है, और सिर्फ वहीं पर ही क्यों तेज हवा और ज़्यादा हरिकेन देखने के लिए मिलता है। इसका साइंटिफिक रीजन मैग्नेटिज्म है। असल में बात क्या है दोस्तों, धरती का जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दो अलग अलग पॉइंट्स है। तो जब आप कंपास से नॉर्थ के डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसे जोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जोग्राफिक नॉर्थ पोल में कितने डिफरेंस है। जब आमतौर पर लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं और जो पुराने टाइम से इस्तेमाल करके आ रहे हैं वो इस चीज़ को अकाउंट में लेते हैं, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अगर आप कंपास का इस्तेमाल करोगे आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जोग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसा होता है, उन्हें कहा जाता है एगोनिक लाइन्स। वैसे ही एगोनिक लाइन टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200-300 साल से ये 0 डिग्री का लाइन बर्मुडा ट्रायंगल का ऊपर या उसका आसपास ही है। तो गाइज आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी इस मिस्टीरियस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा।